Good morning, beta. We were doing chapter number 3, atoms. In first 5 minutes, we will revise the topic we have done already, and then we will start the next topic. Chapter number 3, atoms. तो हमने क्या कर लिया था, सबसे पहले हमने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम किया था, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है ना। जो 1898 में थॉमसन ने डिस्कवर किया था। उसने ये चीज बोली कि कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है ओवर द एंटायर एटम। और जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो उस तरह से होती है जिस तरह पुडिंग में प्लम हो या सीड्स हो वाटरमेलन में। और उसने बोला कि एटम एज अ होल इज स्टेबल एंड न्यूट्रल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वे में अरेंज हुए होते हैं कि जो भी म्यूचुअल रिपल्शंस होंगी वो सारी बैलेंस हो जाती हैं, किसके द्वारा? बाय द अट्रैक्शन विद द पॉजिटिवली चार्ज्ड मैटर। ठीक है। जो थॉमसन का मॉडल था वो कुछ प्रोसेसेस के लिए तो सक्सेसफुल था, जैसे कि केमिकल रिएक्शन हो गया, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन कुछ चीजों के लिए वो क्या हो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया 1911 में। ठीक है। और उसके बाद उसके कुछ फेलियर थे कि वो हाइड्रोजन और कुछ और एटम्स की स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, और अल्फा पार्टिकल की लार्ज एंगल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। उसके बाद रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें 2 एसोसिएट्स थे रदरफोर्ड के, एच जीजर एंड ली मास्टर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग पर। इसमें हमने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल क्या है? एक आयन होता है, वो भी हीलियम का, एक ऐसा एटम जिसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं। इसका जो चार्ज है +2e होता है, और जो मास होता है प्रोटॉन के मास से नियरली 4 टाइम्स है, उसका 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का जो मास है। उसके बाद अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था कि किस तरह से स्कैटरिंग के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। एक लेड का ब्लॉक रखा गया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स था, जिसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे थे। फिर कॉलीमेटर लगाया गया, किसके लिए? बीम को, पार्टिकल बेस की बीम को नैरो करने के लिए। उसके बाद 3 गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस अप्रॉक्स 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर थी, उसके ऊपर जैसे ये स्ट्राइक हुए तो इस माइक्रोस्कोप के थ्रू, रोटेटेबल माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व किया गया कि इसकी जो स्कैटरिंग हो रही थी वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हो रही थी। ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का से ऑब्जर्व करके ग्राफ बनाया कि किस तरह से, और इससे ये चीज ऑब्जर्व हुई कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही अल्फा पार्टिकल होते हैं। अगर टोटल 8000 है तो 8000 में सिर्फ 1 ही ऐसा होगा जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। बाकी बिल्कुल मोस्टली बिल्कुल कम स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है। ये किया था हमने। और जो हेड ऑन कोलिजन है अल्फा पार्टिकल, वो क्या हो जाता है 180 डिग्री के साथ डिफ्लेक्ट, वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इस रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उससे ये चीज प्रूव हुई एक तो कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में वो क्या होती है, एम्प्टी होती है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट पास हो रहे हैं मोस्टली, तो सिर्फ एक आधा ही है जो 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसीलिए सारा एटम बाकी तो खाली रह गया। ठीक है। और रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज सुजेस्ट की कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, all the positive charge and mass of the atom is concentrated in very small region at the center of the atom, that is known as the nucleus of the atom. ठीक है। और total negative charge is equal to the total positive charge. Atom as a whole is electrically neutral. उसके बाद हमने ये चीज की थी कि अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग होती है वो होती क्यों है? वो कूलम्बिक रिपल्शन की वजह से होती है बाय द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड द न्यूक्लियस। ये हमने किया था पूरा कि जितना ज्यादा क्लोज होगा, है ना,
न्यूक्लियस के इम्पैक्ट पैरामीटर हमने किया था। जितना इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू कम होगी उतना उसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा। जितना ये दूर है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से, उतना ही उसकी रिफ्लेक्शन क्या हुई थी, स्मॉल हुई थी। अगर हेड ऑन कोलिजन है बिल्कुल ऊपर ही, तो ये वाले डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आर नॉट से डिनोट करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ से उसका पाथ क्या हो गया, रिट्रेस बैक। यहाँ पर हमने किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे कूलम्बिक रिपल्शन की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है कि उसको सारे को स्टॉपिंग, उसका मोशन ही स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वी हैव डन दिस ऑलरेडी। आफ्टर दैट हमने किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का आर्टिकल, ये वही वाला है। ठीक है, इसमें ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वही था कि कुछ डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल एक मूवमेंट के लिए स्टॉप हो जाता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है और स्कैटर हो जाता है थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। इस डिस्टेंस पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर हमने इसका आर्टिकल किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के, दोनों एनर्जी क्या हो गई, एक दूसरे के इक्वल आ गई। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज भी एस्टिमेट किया कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से बहुत स्मॉल होता है। तो हमने फाइंड आउट करके देखा था, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक अल्फा पार्टिकल ऐसा लिया था जिसकी एनर्जी 5.5, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 5.5 नेट इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ठीक है, तो वहां से हमने आर नॉट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, कितनी आई, 41.3 फर्मीमीटर। लेकिन जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो तो 1 फर्मीमीटर का होता है, तो इससे पता चल गया कि न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो रेडियस है, इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ये उसके बाद हमने किया था इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो स्कैटरिंग है जो अल्फा पार्टिकल की, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस और एक इक्विवेलेंट लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। देखो ये है इम्पैक्ट पैरामीटर कि न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है अल्फा पार्टिकल का, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसमें भी हमने स्टडी किया कि जितना ज्यादा इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतनी रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू वीक होगी और अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन जो होगी ऑलमोस्ट अनरिफ्लेक्टेड, बहुत ज्यादा स्मॉल होगी। और जितना स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर होगा अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन जो होगी लार्ज एंगल पे होगी, क्योंकि कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स जो है बहुत ज्यादा लार्ज है। और हेड ऑन कोलिजन के लिए अल्फा पार्टिकल जब जस्ट एम एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाता है, 0। उस टाइम तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू जो आती है वो 180 डिग्री। एंड द अल्फा पार्टिकल का जो पाथ है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, रिवर्स बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। तो एक रिलेशन दिया था रदरफोर्ड ने इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल के बीच, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। उसके बाद देन वी हैव डिस्कस्ड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड इट्स लिमिटेशन। उसकी लिमिटेशंस क्या है। अब रदरफोर्ड ने ये वाला एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ मॉडल एक एक्सप्लेन किया। फर्स्ट उसने बोला कि एटम जो है उसके पास एक स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर होती है, in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom is concentrated at the center of the atom, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सेकंड पॉइंट उसने क्या बोला, size of the nucleus is very small, that is 10 raised to power minus 15 meter as compared to the size of the atom. Size of the atom कितना होता है, 10 raised to power minus 10 meter. After that न्यूक्लियस इज, उसने ये चीज बोली कि न्यूक्लियस को हम इज सराउंडेड बाय अ सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दैट टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल है। ठीक है, तो उसने रदरफोर्ड का मॉडल में चेंज कर दी उसने सारा। थॉमसन ने ये बोला था कि कोई भी एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज मैटर है और उसमें ही कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब रदरफोर्ड ने बोला कि जो एटम है उसके सेंटर में एटम का पूरा मास और उसका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ होता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन ऑर्बिट।
ठीक है। लेकिन जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर और टोटल नेगेटिव चार्ज है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। टोटल चार्ज क्या है, 0 है, इसीलिए एटम एज अ होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस उसी तरह रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है रेवोल्यूशन के लिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। अगर कोई भी चीज किसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो वो किसकी वजह से करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि ये वो वाली फोर्स है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व। यहाँ तक हमारा हो गया था कंप्लीट। अब उसके बाद रदरफोर्ड ने जो ये मॉडल दिया, उसने 4 पॉइंट्स प्रपोज किए, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसकी रदरफोर्ड के मॉडल की भी जे थॉमसन की तरह कुछ लिमिटेशंस हैं। अब इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वहां से आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्या लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, an accelerated charge particle must radiate electromagnetic energy. An electron revolving around the nucleus is under continuous acceleration towards the center. It should continuously lose energy and move in orbits of gradually decreasing radii. तो क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है वो क्या करना चाहिए, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, खिला देनी चाहिए, उसको रेडिएट करनी चाहिए एनर्जी। कि जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करता रहे। इसका मतलब ये है कि उसका जो पाथ है वो स्पाइरल होना चाहिए। हम तो ऐसे स्टडी करते हैं कि ये है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है पूरा एटम, न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में है। वेट न्यूक्लियस क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स रेडियस पे रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरह से हमने किया कि रेडियस तो यहाँ पे सेम ही है इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन जो लिमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग, जिसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं, उनकी कुछ एनर्जी उनको लूज भी तो करनी चाहिए। इट शुड कंटिन्यूसली लूज एनर्जी एंड मूव इन ऑर्बिट्स ऑफ ग्रेजुअल, कि उनका रेडियस जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। वो कैसे डिक्रीज होना चाहिए, किस तरह से, सपोज कर लो कि पहले ये न्यूक्लियस है, पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा था इतने रेडियस पे, जब उसने एक ऑर्बिट पूरा कर लिया उसके बाद उसका रेडियस कुछ कम हो जाना चाहिए। क्यों, बिकॉज वो एनर्जी लूज करता जाएगा, उसके रेडियस और कम, उसके बाद उसका रेडियस थर्ड ऑर्बिट में और कम। ये लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा नहीं बोला। रदरफोर्ड तो कहता है कि नहीं, वो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी लिमिटेशन है कि ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा हो नहीं रहा, कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा है सेंटर के टूवर्ड्स, तो उसकी एनर्जी तो लूज होनी चाहिए, और वो जो ऑर्बिट्स में मूव करना चाहिए वो डिक्रीजिंग रेडियस के ऑर्बिट होने चाहिए। ठीक है, तो यही बोला उसने कि दैट इज द इलेक्ट्रॉन शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ एंड फाइनली इट शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल की तरह पाथ को फॉलो करता और फाइनली न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो जाता, टकरा जाता। ये वाली डायग्राम देखो, इसमें ऐसे ही है, देखो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ पहले फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके बाद यहाँ से फिर सेकंड ऑर्बिट में आते आते उसका रेडियस कितना कम हो गया, न्यूक्लियस से अगर देखें ये वैल्यू कम हो गई, पहले ये रेडियस इतना ज्यादा था यहाँ तक, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में आते आते उसका रेडियस क्या है, और कम हो गया, जब फोर्थ ऑर्बिट में आया तो और कम हो गया, जब फिफ्थ में आया तो वो कोलैप्स ही हो गया, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स हो गया। तो ये क्या है, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का स्पाइरल पाथ है।
तो रदरफोर्ड के मॉडल की ये लिमिटेशन है, उसने ऐसा कुछ तो बताया ही नहीं, उसने जो फोर पॉइंट्स प्रपोज किए, जो डिस्कवर किए, उसके मॉडल में ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं। तो अगर उसके मॉडल की ये लिमिटेशन हो गई कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करना चाहिए था, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी उसको हर एक ऑर्बिट में आते आते क्या करनी चाहिए थी, लूज करनी चाहिए थी। और इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होना चाहिए था, स्पाइरल पाथ होना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो थर्स जो रदरफोर्ड मॉडल है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो इसी तरह जो रदरफोर्ड मॉडल की फर्स्ट लिमिटेशन है वो यही है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को स्पाइरल पाथ फॉलो करना चाहिए था और फाइनली न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब सेकंड लिमिटेशन क्या है, in Rutherford's model an electron can revolve in orbits of all possible radii, so it should emit a continuous spectrum। ठीक है, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस, जैसे कि वन वन 1.1 1.2 1.3 इस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, हर एक रेडियस उसका कितना भी हो सकता है उसके ऑर्बिट का। बट जैसे कि हाइड्रोजन के लिए ये भी एक्सेप्शनल केस है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो हमेशा डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करता है, या तो वन, एन की वैल्यू जब वन होनी चाहिए, या टू, या थ्री, या फोर। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली कर रहा है, कुछ एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे या तो वन वन स्किप करके या फिर टू टू स्किप करके। ठीक है, तो ये भी सेकंड क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन है कि रदरफोर्ड मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के एटम के लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बिकॉज वो हमेशा डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम एमिट करता है हाइड्रोजन। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था कि हर कोई एटम कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करे। ठीक है, तो ये टू लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्पाइरल होना चाहिए था और वो कोलैप्स कर जाना चाहिए था न्यूक्लियस में, तो इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सेकंड क्या है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग हर एक एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है, उसका जो स्पेक्ट्रम है वो डिस्क्रीट है, वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो कुछ पार्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो लगातार नहीं है, रेगुलरली नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब बोहर की कंडीशन क्या है, बोहर सबसे पहले देखो क्या कंसीडर किया, कंसीडर द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। हमने कंसीडर कर लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रेडियस आर के ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। उसके बाद डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ने का हाइपोथेसिस क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वही है कि कोई भी पार्टिकल है उसके पास दोनों तरह के नेचर होते हैं, है ना। डुअल नेचर होता है उसका, वेव नेचर भी एंड according to de Broglie hypothesis इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेव करैक्टर के। इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन डी ब्रॉगली के आइडिया के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव करैक्टर के साथ भी कनेक्टेड है। अब इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, जिस भी पार्टिकल के पास एनर्जी है वो मूव कर सकता है, तो अगर कोई एनर्जी वाला पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो तो वेव भी फॉर्म कर सकता है। वही डी ब्रॉगली का आइडिया था, उसका हाइपोथेसिस था कि जो भी पार्टिकल होते हैं उनका वेव करैक्टर भी होता है, और कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। मैटर का डुअल नेचर ही एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने वेव, मैटर एंड रेडिएशन का। ठीक है, तो इसके बाद तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए, अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन to be a stationary energy state only if it contains an integral number of de Broglie wavelengths। ये जो de Broglie wavelengths हैं उनका
नंबर कौन सा होना चाहिए, इंटीजर, जैसे 1 2 3। ठीक है, तो क्या बोला उसने कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1.5 हम 1.5 ऑर्बिट ले लें, या तो 1 ऑर्बिट होना चाहिए कंप्लीट जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, या फिर 2 या फिर 3, वो इंटीजर नंबर की ही वेवलेंथ हम ले सकते हैं। ये हमने यहाँ से लिया, देखो क्या बोला, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले बोहर ने कंसीडर किया कि एक इलेक्ट्रॉन है जो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, और उस ऑर्बिट का रेडियस r है। ठीक है, उसके बाद अब डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमें पता है ये चीज कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ उसका वेव करैक्टर भी है, वो वेव भी प्रोड्यूस करता है, वेव फॉर्म भी है उसकी। ठीक है, इसीलिए जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसको हम स्टेशनरी एनर्जी स्टेट ले सकते हैं कि उसकी एनर्जी स्टेट जो है स्टेशनरी है, लेकिन कब, ओनली तब ले सकते हैं अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हो वो इंटीजर नंबर की हो। ठीक है, जैसे कि देखो 1 वेवलेंथ, 1 वाइब्रेशन कब कंप्लीट हुआ है, 1 ऑसिलेशन, यहाँ से शुरू हुआ कोई पार्टिकल यहाँ तक, दिस इज 1। अगर हम इसको थोड़ा सा और कर देते, मान लो हाफ, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तक तो 1.5 बन गया ना, तो इंटीग्रल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स होनी चाहिए, या तो 1, ये इसमें कितनी हो गई 1 2, या फिर इसमें देखो कितनी होगी 1 कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ तक, उसके बाद सेकंड कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ तक, थर्ड कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ तक। ठीक है, तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन कब होती है, जब कोई भी ऊपर जितना गया उतना ही वो पार्टिकल नीचे की तरफ गया, यहाँ तक क्या हो गई उसका एक टाइम पीरियड के लिए 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई। तो इंटीग्रल एनर्जी स्टेशनरी कब होगी उसकी एनर्जी स्टेट, जब वो इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ होंगी। तो ये चीज बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ये डिस्क्रेट ऑर्बिट्स शो किए गए हैं, ये सारे डिस्क्रेट है। देखो यहाँ पे गोल नहीं है कोई भी, अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी चीज किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है, ये तो गोल है। ठीक है, मतलब रेडियस क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम ये वाले ऑर्बिट की बात करें, दिस वन, तो इसका जो रेडियस है वो देखो वो सेम नहीं है हर जगह पे, अलग अलग है ना, तो ये डिस्क्रेट वेव को बता रहे हैं। दीज आर रिप्रेजेंटिंग डिस्क्रेट वेव। ये वाला भी लास्ट वाला देखो, ये पूरा स्फेरिकल नहीं है, इसका रेडियस हर जगह पे क्या है, अलग अलग है। तो ये डिस्क्रेट ऑर्बिट्स शो कर रहे हैं, बोहर ने शो किया डिस्क्रेट ऑर्बिट्स। और कॉन्टिन्यूसली कब होगा, जब फिक्स होगा, जैसे एन की वैल्यू 1, वेवलेंथ की वैल्यू या फिर 2 या फिर 3 इंटीग्रल फॉर्म में होगी। उसके बाद देखते हैं, तो यहीं से बस उसने एक फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया, बोहर ने अपनी कंडीशन दे दी, क्वांटाइजेशन कंडीशन दे दी है ना। क्वांटाइजेशन का यही मतलब है कि इंटीगर नंबर ऑफ वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो इंटीग्रल नंबर की होनी चाहिए। जो सर्कुलर ऑर्बिट, तभी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट बोलेंगे हम उसको, अदरवाइज उसकी एनर्जी स्टेट स्टेशनरी नहीं होगी, वो अलग अलग होगी हर जगह पे। ठीक है, तो कोई भी सर्कुलर ऑर्बिट को हम स्टेशनरी स्टेट बोलेंगे किस टाइम, अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो, इंटीग्रल नंबर हो। यही उसकी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी। तो उसके अकॉर्डिंग तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पाई आर क्या है, पूरा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, एन लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला है कि वेवलेंथ क्या होती है, h अपॉन एम बी। h क्या है यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, m फॉर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v फॉर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो यहीं से फर्स्ट पहले तो ये वाला बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है कि जो वो कंप्लीट डिस्टेंस, उसका जो ऑर्बिट है वो कितने का है। अब ऑर्बिट पूरा गोल होगा, अगर पूरा स्फेरिकल शेप में, तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। और वेवलेंथ, लैम्डा फॉर वेवलेंथ है, वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए,
इंटेग्रल होनी चाहिए। इंटेग्रल मतलब 1 to 3, तो n का मतलब है 1 to 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो बोहर की क्वेंटाइजेशन कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। लेकिन डी ब्रॉगली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लैम्डा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि वो एच अपॉन एम डी होती है। इसी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट किया तो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वो रिवॉल्व कर रहा है, उसका कुछ मास भी है, कुछ वेलोसिटी भी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कौन सा हो गया, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, क्या होता है, L इज इक्वल टू एम वी आर। ठीक है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। R की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे यहाँ से तो क्या आ गई, NH अपॉन, या फिर हाँ यही से फाइंड आउट कर लिया हमने। R की वैल्यू आ जाएगी NH अपॉन एम वी इंटू 2 पाई। इसमें जब पुट करोगे तो एम वी के साथ जो नीचे वाला एम वी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हो गया। क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बोहर्स क्वेंटाइजेशन कंडीशन। तो ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स कैन बी अलाउड स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो सिर्फ जो बोहर क्वेंटाइजेशन कंडीशन क्या है कि ओनली वही सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है उनकी एनर्जी स्टेट जो है वो स्टेशनरी होती है। अगर उसका जो स्टेशनरी होती है, अगर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स है उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर नंबर होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये ले लिया फॉर्मूला और उससे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाल ली हमने। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आ गया वो NH अपॉन 2 पाई फाइंड आउट हो गया, और n की जो वैल्यू है 1 2 3। दिस इज नोन एज फेमस बोहर क्वेंटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। ये क्या बोलती है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स को सिर्फ तब अलाउ किया जा सकता है अगर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? यस मैम। उसके बाद बोहर की क्वेंटाइजेशन कंडीशन के बाद बोहर का एटॉमिक मॉडल भी है। अब बोहर ने भी कुछ चीजें एक्सप्लेन की। उसने भी, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है उसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। बोहर ने भी कुछ पोस्टुलेट्स दी। देखो, सबसे पहले तो बोहर ने एक्सेप्ट किया था रदरफोर्ड का न्यूक्लियस। जैसे कि रदरफोर्ड ने तो थॉमसन का न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन बोहर accepted Rutherford's nucleus model of an atom and also Planck's quantum theory। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को भी उसने एक्सेप्ट किया। बोहर ने क्या प्रपोज क्यों किया था ये वाला मॉडल, टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम। अब जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा जो ना तो थॉमसन एक्सप्लेन कर पा रहा था ना ही रदरफोर्ड कर पा रहा था, वो सारा किसने एक्सप्लेन किया, बोहर ने। बोहर ने कुछ पोस्टुलेट्स बनाई 4-5, जिसमें से फर्स्ट देखो कौन सी है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहती है, एन एटम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर called nucleus around which planetary electrons revolve. The centripetal force required for their rotation is provided by the electrostatic attraction between the electrons and the nucleus। फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर ने ये दी कि जो एटम है उसके पास बिल्कुल स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या बोला, प्लैनेटरी। क्यों, बिकॉज जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेट किया इन्होंने कि उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। अब उसके बाद बोला
कि जो रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उनको अपनी रोटेशन के लिए, वो उनको कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलती है, दैट इज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट पोस्टुलेट ये दी, और सेकंड पोस्टुलेट उसने क्वांटम कंडीशन लगाई, ठीक है, वही वाली जो अभी हमने निकाला कि एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2π। देखो इसमें क्या लिखा है, of all the possible circular orbits allowed by the classical theory, the electrons are permitted to circulate only in those orbits in which the angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2π। ठीक है, वो कहता है कि जितने भी पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अलाउ हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन है, दे आर परमिटेड टू सर्कुलेट, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें उनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2π का। h क्या है यहाँ पे? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर सकते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो? h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे। L का मतलब एंगुलर मोमेंटम, M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड N इज पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट दी उसने, स्टेशनरी ऑर्बिट्स while revolving in the permissible orbits an electron does not radiate energy, these non radiating orbits are called stationary orbits। तब रदरफोर्ड की लिमिटेशन भी यही थी कि इलेक्ट्रॉन रेडिएट ही नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको एनर्जी लूज करनी चाहिए, उसका पास स्पाइरल हो जाना चाहिए और उसका रेडियस डिक्रीज होते जाना चाहिए और वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोहर ने क्या पोस्टुलेट दी कि जब वो परमिसिबल ऑर्बिट मतलब जिसमें उसको परमिट किया गया है, जिस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, परमिटेड है, जिसमें उसको परमिशन है रिवॉल्व करने की, उसमें इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करता एनर्जी को, लूज नहीं करता एनर्जी को, रेडिएट नहीं करता, तो ये वाले नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलेंगे। उनका रेडियस क्या है? फिक्स्ड है। और फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। उसने एक फ्रीक्वेंसी की कंडीशन भी दी। क्या कंडीशन है? एन एटम कैन अमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन्स only when an electron jump from a higher to a lower orbit or from a lower to higher orbit respectively। क्या है कि कोई भी एटम या तो वो अमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटोन, फोटोन की फॉर्म में, कि या तो वो फोटोन अमिट करेगा या फिर वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा फोटोन। कब एब्जॉर्ब करेगा और कब अमिट करेगा? ओनली जब इलेक्ट्रॉन एक लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप करेगा या फिर जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर ऑर्बिट जंप करेगा, सिर्फ उस टाइम एटम क्या कर सकता है? रेडिएशन को अमिट कर सकता है या फिर एब्जॉर्ब कर सकता है। इस फॉर्म में, फोटोन्स की फॉर्म में। देखो सपोज कर ले, यहाँ पे आइंस्टाइन वाली कंडीशन लग जाएगी साथ में। क्या है? इफ E1 एंड E2 दो एनर्जी ले लो, मान लो एनर्जी एसोसिएटेड विद these permitted orbits, then frequency of the emitted or absorbed रेडिएशन क्या होगी? एनर्जी का हमने आइंस्टाइन ने रिलेशन दिया है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर दो कंपेयर कर रहे हैं हम दो ऑर्बिट्स की, तो क्या आ गया? E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। इसको क्या बोलते हैं? बोहर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का आपस में जो रिलेशन है, तो क्या है ये कि कोई भी एटम अगर कोई रेडिएशन अमिट या अब्जॉर्ब करेगा तो वो उस टाइम करेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट जंप करे या फिर लोअर टू हायर ऑर्बिट जंप करे। ठीक है, तो उस टाइम पे जो एनर्जीज में डिफरेंस होगा दो ऑर्बिट्स की, E2 माइनस E1, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल, वो क्या होगा? एच न्यू के इक्वल। दिस इज नोन एज बोहर्स फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन।
क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। यस बेटा बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, तो कल आप यहाँ तक अपने प्रॉपर शॉर्ट नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लोगे और यहाँ तक पूरा रिवाइज करके आओगे, ठीक है? बोहर्स क्वांटम कंडीशन और बोहर्स पोस्टुलेट्स जो बोहर ने दी, बोहर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इतने किया है हमने इससे पहले, बस पुराना ही रिवाइज किया था। ओके बेटा? ओके मैम। ओके, यू कैन लीव नाउ।